नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह विपरीत हालात में समावेशी बजट है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 स्तंभों पर आधारित इस बजट में आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार सृजन के साथ ही गांव और किसानों का ख्याल भी रखा गया है। बजट कितना लोकप्रिय आएगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये बजट बहुत ही समावेशी बजट है। गरीबों के कल्याण की जो योजनाएं हैं, स्वास्थ्य है, कृषि है और शिक्षा है, चाहे सैन्य शिक्षा हो, उस पर इसमें बहुत फोकस किया गया है। इससे हमारे जो ग्रामीण भारत है उसको मजबूती मिलेगी। जो स्वामीनाथन कमेटी में जो सिफारिश की गई थी आज से वर्षों पहले, किसानों को एमएसपी, ये 1.5 गुना ये एमएसपी देंगे। ये इसमें सरकार ने जो वायदा प्रदेश देश की जनता से किया था उसको पूरा करने का काम किया है। अगर हम ये देखें, अगर पिछले बजटों की तुलना में अगर हम देखें तो यूपीए सरकार ने जो पैसा किसानों के खातों में पहुंचाया था उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा किसानों के खातों में पहुंचाया गया है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बजट हमारे सबके स्वस्थ और निरोगी रहने की जो हमारी कामना है उसको पूरा करने वाला ये बजट हम इसको कह सकते हैं। भारत का जो एक सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को और उसकी आधारशिला को मजबूत करने वाला बजट हम इस बजट को कह सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत 27.1 लाख करोड़ प्रस्तावित किया गया है, जो जीडीपी का 13% है। जो कोरोना काल में जो हेल्थ वर्कर आदि के विशेष योगदान को भी इसमें सराहा गया है, उनके नमन के साथ इस बजट को फोकस किया गया है। जो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना है, इसमें 64,180 करोड़ का आउटले है। जल जीवन मिशन जो ग्रामीण के लिए था, अब जल जीवन मिशन शहरी, जिसमें 2,86,00,000 घरों तक आने वाले 5 वर्ष में कनेक्शन दिए जाने का लक्ष्य है। यानी कि आने वाले 5 सालों में सभी घर ये इनका अपना अपना पेयजल का कनेक्शन होगा और इस पर 2.86 लाख करोड़ रुपया खर्च होगा। किसानों की आय दुगने करने पर सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति जो है उसको कायम रखा है। उसको और प्रबल करने की दृष्टि से जो आधारभूत ढांचा है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसको 40,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। मैं समझता हूं कि जब हम गाँव की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, तो 40,000 करोड़ की वृद्धि एक बहुत बड़ी वृद्धि है और मैं समझता हूं कि किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एक और जो माइक्रो इरिगेशन फंड, इसको भी जो पहले 5,000 करोड़ रुपया था, इसको भी दुगना किया गया। ये 10,000 करोड़ रुपया किया गया है। यानी कि जो हमारा कृषि का क्षेत्र है, उस दिशा में जो तमाम सुधार मोदी सरकार ने पिछले वर्षों में किए हैं, उसको और आगे बढ़ाने का काम इस बजट में किया गया है। तो उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जरिए लोकसभा में पेश किए गए आम बजट की सराहना की और कहा कि यह बजट भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा। बजट है, आम लोगों का बजट है। अब आप देखिए, 1 नेशन 1 राशन कार्ड का जो
फार्मूला इस बजट में दिया गया है, यानी उसका प्रावधान किया गया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। मैं इस रूप में कह सकता हूँ कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी एक छोटे छोटे विषय के लिए एक व्यक्ति कहीं माइग्रेट करता है तो उसको राशन की प्रॉब्लम होती है, उसको अन्य कल्याणकारी योजनाओं को लेने में प्रॉब्लम होती है। वन नेशन वन राशन कार्ड से सारी ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और जिस प्रकार से ये माननीय वित्त मंत्री जी ने और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 75,000 हेल्थ सेंटर खोलने की बात की है, 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए उन्होंने प्रावधान किया है। तो ये सारी बातों को मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने वाली जो ये प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, तो आने वाले टाइम पे इसका बहुत ज़्यादा असर हमारे देश के और देशवासियों में दिखाई देगा। और मुझे तो एक बात और बड़ी समझ में मुझे आती है कि 75 वर्ष से जो उम्रदराज जो लोग हो गए उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी। अब आप देखिए कितना बड़ा प्रावधान और शिथिलीकरण किया गया है। कई जगह जो इनकम टैक्स और इन ऐसे डिपार्टमेंट्स में कहीं ना कहीं लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, तो उसमें जिस प्रकार से उसमें व्यवस्थाएं की गई हैं तो उसमें भी लगाम लगेगी। आने वाले टाइम पे इनका सबका बहुत बड़ा लाभ मुझे लगता है कि आम व्यक्ति को होने वाला है। मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को यानी सीतारमण जी को और प्रधानमंत्री, चूँकि जिनके मार्गदर्शन में सरकार बहुत मुस्तैद से गरीब और जो बहुत निम्न वर्ग का व्यक्ति है, श्रमिक है, किसान है, महिला है, बेरोजगार है, इन सब के लिए जिस प्रकार सैनिक हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, उनके लिए जिस प्रकार से काम किया है, तो मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ। और निश्चित रूप से आने वाला समय जो है इस बजट का भरपूर लाभ आने वाले टाइम पे लोगों को मिलेगा। तो बजट को कांग्रेस ने निराशाजनक बताया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना और प्रदेश प्रवक्ता बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने, उन्हें सुनते हैं। जिस बजट को केंद्र सरकार का बजट निराशाजनक है और जिस प्रकार से आज वित्त मंत्री ने जिस बजट को पेश किया है उस बजट में कोई तरीका ऐसा नहीं बताया कि जो जनता के ऊपर सबसे बड़ी मार है बेरोजगारी की, 12.5 करोड़ लोग देश में बेरोजगार हो गए इस कोरोना काल में। पूरे देश के अंदर जो महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। एक तरफ तो बेरोजगारी बढ़ी है, दूसरी तरफ लगातार पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के, खाने के तेल के, अनाज के, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है। तो महंगाई से निजात कैसे मिले उसका कोई तरीका सरकार ने नहीं सुझाया। कैसे रोजगार सृजन होगा उसके बारे में सरकार की कोई राय नहीं है। किस प्रकार से, और उत्तराखंड की दृष्टिकोण से आप देखेंगे, उत्तराखंड के भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनको सावन के अंधों की तरह हरा ही हरा दिखाई देता है, ग्रीन बोनस का जुमला इतने सालों से रट रहे थे। उत्तराखंड का जो पर्यावरणीय क्षेत्र में योगदान है, हम जो अपना बलिदान देते हैं, कुर्बानी देते हैं पूरे देश और दुनिया के पर्यावरण को बचाने के लिए, हमारा 67% जो लैंड है टोटल, वो हमारा फॉरेस्ट लैंड है जिसमें हम नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं कर सकते। वाटर बैंक हमारा है, गंगा हमारी, जमुना हमारी, शारदा हमारी, तमाम उनकी सहायक नदियां हमारी। हम जल देते हैं, हम 2 राष्ट्रीय पार्क के मालिक हैं, हम तमाम हमारे यहाँ नेशनल सेंचुरीज हैं। लेकिन पर्यावरणीय संतुलन के लिए जो योगदान उत्तराखंड अपने विकास की कीमत से देता है उसके लिए कोई कंपनसेशन नहीं। 15वें वित्त के सामने हमने रखा था कि हमको ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, हमने लगातार इस बात को उठाया है, लेकिन ग्रीन बोनस की बात बीजेपी के नेता जुमले की तरह करते हैं, ग्रीन बोनस देते नहीं। मैं समझता हूं उत्तराखंड की दृष्टि से भी और राष्ट्रीय दृष्टि से भी ये बजट निराशाजनक है। उत्तराखंड तो फिर एक बार झोली खाली रह गई। अगर प्रथम दृष्टया अभी तो समीक्षा करना बाकी है, उसका आंकलन करना बाकी है, काफी लंबा बजट पेश हुआ है तो उसके नुआंसेस देखने पड़ेंगे, लेकिन उत्तराखंड को जो दरकार थी वो इसमें पूरी होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही, अपेक्षाएं पूरी होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही। उसका कारण ये है कि जीएसटी से ऑलरेडी हमें 2200 करोड़ का सालाना नुकसान हो रहा था और अब मुख्य सचिव के द्वारा ये कहा गया है कि कोरोना काल में 4000 करोड़ का और नुकसान अतिरिक्त हो गया है। ऐसे में जो पैकेज की हम दरकार कर रहे थे कि ग्रीन बोनस मिलने का ये सबसे मुफीद समय है, डबल इंजन की सरकार है केंद्र में और राज्य में, ऐसे में 71% हमारा वन आच्छादित प्रदेश है,
हम रखरखाव करते हैं पर्यावरण का, हम पूरा ओजोन लेयर देते हैं नॉर्दर्न इंडिया को, और उसके संरक्षण में हमारा एक भारी बजट खर्च होता है। कहीं ना कहीं हमारा विकास अवरुद्ध होता है, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड आ जाती है, एनजीटी का डंडा हमारे सर पर आ जाता है, तो उसका मुआवजा हमको मिलना चाहिए था। कहीं ना कहीं इस पूरे कोरोना संकट में हमारे प्रदेश की महिलाओं पर गाज गिरी है, महिलाओं के रोजगार गए हैं, तो ऐसे में महिलाओं के लिए कुछ इसमें दिखाई नहीं पड़ता। सीमावर्ती हमारा जो प्रदेश है उसकी सीमाएं दूसरे देशों से मिलती हुई हैं, वहां हमको विकास के लिए पैसा चाहिए था, हमारे पर्यटन के लिए हमको पैसा चाहिए था, क्योंकि हमारा पर्यटन प्रधान प्रदेश है। ऐसे में जो रीढ़ टूटी है हमारे टैक्सी मैक्सी चालकों के लिए, हमारे योग, हमारे आयुर्वेदा के लिए हमको कोई पैकेज नहीं मिला। हमारा कहीं ना कहीं पलायन से हम जूझ रहे हैं, उसमें स्वास्थ्य सेवाएं बहुत लचर हैं, उसकी पोल इस कोरोना संकट में खुल गई है। उस स्वास्थ्य सेक्टर के लिए, हेल्थ सेक्टर के लिए हमको इसमें कुछ नहीं दिया गया है। तो हम उत्तराखंड के लोग एक भारी अपेक्षा के साथ केंद्र की तरफ टकटकी लगा रहे थे, लेकिन केंद्र ने एक बार फिर निराश किया है। तो इन टोटलिटी अगर मैं कहूं तो ये बजट उत्तराखंड के लिहाज से पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है। तो उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जहां सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं, वहीं आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड में अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसे लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे बड़े सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सिसोदिया ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड में अगले फरवरी में ही लगभग चुनाव होने हैं, और मैं कह सकता हूं कि अब 1 साल रह गया है और उत्तराखंड में चुनाव की, विधानसभा चुनाव की आज से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज आम आदमी पार्टी यहां पर उत्तराखंड में भी केजरीवाल नाम से एक कैंपेन लॉन्च कर रही है, और इस कैंपेन का लक्ष्य है उत्तराखंड के गांव-गांव तक पहुंचना, जाके जनसंपर्क करना, परिवारों से संपर्क करना और सक्रिय सदस्यों की संख्या बढ़ाना। लगभग 350 कार्यकर्ता अगले 45 दिन तक उत्तराखंड की हर एक विधानसभा में गांव-गांव तक जाएंगे, कस्बों में जाएंगे, सभाएं करेंगे और अरविंद केजरीवाल जी का मैसेज देंगे। उत्तराखंड में भी केजरीवाल कैंपेन के तहत अरविंद केजरीवाल जी का मैसेज देंगे कि किस तरह से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 साल में उत्तराखंड के लोगों के सपनों को तोड़ा है, यहाँ के संसाधनों को लूटा है, यहाँ के लोगों को यहाँ से पलायन करने पर, बेरोजगारी की परिस्थिति में पलायन करने पर मजबूर किया है। और ये भी संदेश देंगे कि किस तरह से केवल 5 साल 6 साल के अवसर मिलने पर अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में बदलाव किए, वहाँ के स्कूलों से लेके, अस्पतालों से लेके, बिजली पानी तक। उत्तराखंड में केजरीवाल कैंपेन का मतलब यही है कि उत्तराखंड में भी अच्छे स्कूल, उत्तराखंड में भी केजरीवाल का मतलब है उत्तराखंड में भी अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, गांव-गांव में अच्छे सरकारी अस्पताल, यहाँ के संसाधनों का सदुपयोग, यहाँ के लिए रोजगार, यहाँ के लोगों के लिए ऐसी नीतियाँ बनाना ताकि यहाँ के लोग यहीं पे अच्छे जीवन व्यतीत कर सकें, समृद्धिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। किच्छा में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलकराज बेहड़ का 64वां जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। बरेली रोड स्थित गुंजन पैलेस में आयोजित हुए समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी शिरकत की और तिलकराज बेहड़ के साथ केक काटा। वहीं राजस्थान कोटपुतली के विधायक राजेंद्र यादव, सितारगंज के पूर्व विधायक और कई दूसरे लोग भी यहां मौजूद रहे। रुड़की पुलिस ने महिला के साथ हुई लूट का खुलासा किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। दरअसल 2 महीने पहले आरोपियों ने महिला को तमंचा दिखाकर उसके साथ जेवर और नकदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद युवक की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। वहीं पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद किया है। रुड़की में परिवहन विभाग के जरिए सड़क सुरक्षा महाअभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई, जिसे नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
रैली को रवाना करने से पहले विधायक ने सभी को यातायात नियमों की शपथ भी दिलाई। दरअसल प्रदेश भर में परिवहन विभाग के जरिए सड़क सुरक्षा माह के तहत अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को ट्रैफिक के नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। के तहत आज ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। परिवहन विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया है और हमारी भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की टीम यहाँ पर उपस्थित है, जिसके जिलाध्यक्ष सचिन गुजर और मंडल अध्यक्ष अर्षित गर्ग और कुणाल सचदेवा यहाँ पर मौजूद हैं, जो अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं। पूरे शहर में रैली निकाली जाएगी, यातायात के नियमों का पालन किया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि लोग रॉन्ग साइड ना चलें, लोग सीट बेल्ट का प्रयोग करें, हेलमेट लगाकर चलें। इस जितने भी नियम कानून है सबके बारे में जागरूक करने के लिए आज ये रैली आदर्श नगर से शुरू होकर रामनगर में समापन होगी। जानते हैं कि ये सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। इसी के क्रम में माननीय विधायक जी से निवेदन किया गया था हमारे और ARTO महोदय द्वारा कि जिसमें जन सहयोग की आवश्यकता है और आपको इसमें इनिशिएटिव लेंगे, तो विधायक जी ने इसी क्रम में और जिला भाजपा के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री सचिन गुज्जर जी द्वारा एवं समस्त अधिक पदाधिकारियों द्वारा इसमें अच्छा सहयोग दिया गया है और आज इसी क्रम में एक रैली निकाली जा रही है युवा मोर्चा की। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई राजनीतिक दल इस तरह का सहयोग दे रहा है अवेयरनेस के लिए, रोड सेफ्टी के नियमों के लिए। तो आज ये रैली यहाँ से आदर्श नगर से शुरू होकर के वापस ये नगर निगम पे समाप्त होगी, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर के जाएगी और लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करेगी। उत्तराखंड सरकार ने 6ठी से 12वीं तक के सभी स्कूल खोलने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह का कहना है, सरकार का फैसला प्राइवेट स्कूलों को लाभ पहुंचाने वाला है। कोरोना का प्रकोप अभी तक जारी है, ऐसे में स्कूल खोलने का फैसला गलत है। अभी पूरी तरह से वैक्सीन नहीं आई है और वैक्सीन अगर नहीं आई है तो हमारा बहुत स्पष्ट कहना है सरकार को कि इतनी ज़्यादा उतावलापन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई भी अपने बेटे को, कोई परिवार, कोई जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे को स्कूल भेजने में आज भी कहीं ना कहीं खतरा महसूस करते हैं। और देखिए जिस तरह से कोविड का हाल यहाँ रहा है, जो स्थिति इस प्रदेश में रही है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं डर तो लगा रहता है, क्योंकि यहाँ जितनी यहाँ पर कैजुअल्टीज़ वगैरह हुई हैं और उस दौरान जिस तरह से यहाँ पर इनका जो लोगों को विश्वास था कि शायद ये कुछ ठीक करेंगे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लगातार धांधलेबाजी हुई है उसमें मैं समझता हूँ कि अभी स्कूल खोलना ठीक नहीं है। इस पर सरकार को पुनः एक बार निर्णय लेना चाहिए। रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल सिंह ने कल्याणी नदी को साफ करने का बीड़ा उठा लिया है। मेयर ने खुद कल्याणी नदी को साफ कर मुहिम की शुरुआत कर दी और इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने की अपील भी की। कल्याणी नदी कभी हमारी लाइफलाइन कही जाती थी, रुद्रपुर की एक जीवन रेखा कही जाती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो एक गंदे नाले में तब्दील हो गई है। तो हम नगर निगम की तरफ से हम लोगों ने कल्याणी नदी सफाई अभियान चलाने का प्रयास है। उसमें आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना था, एक जागरूकता फैलाना लोगों में, ताकि ये हमारा आंदोलन एक जन आंदोलन बन सके। और दूसरा जो मीडिया है, समाज सुधार में या किसी भी सामाजिक बुराई को दूर करने में हमारा मानना है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मीडिया को हम लोग साथ लेके चलना चाहते थे, इसलिए मीडिया बंधुओं से अनुरोध करने के लिए हमने इसी निमित्त आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को और मजबूत करने के लिए किसान संगठन एकजुट होकर महापंचायत करने का ऐलान कर रहे हैं। इसको लेकर आज रुड़की के मंगलोर के लिबरहेडी गांव में किसानों की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि आगामी 3 फरवरी को मंगलोर की गुड़ मंडी में हरिद्वार के किसान महापंचायत करेंगे। तो कृषि कानून के खिलाफ किसान रणनीति बना रहे हैं। कहीं महापंचायत की जा रही है, कहीं दिल्ली कूच की तैयारी की जा रही है, ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। किसानों का आंदोलन लगभग 70 दिन से दिल्ली में चल रहा है और सरकार इस बात को सुलझाने के बजाय और किसानों पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं।
तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह की साजिश की जा रही किसान को बदनाम करने की। किसान को इस देश में आज सबसे बड़ा गद्दार घोषित कर दिया इस सरकार ने। इसको लेकर पूरे देश के किसान की भावना उस आंदोलन से जुड़ी हुई, और जो परसों हुआ, जो वहाँ पर धरने पर हुआ, जिस तरीके से राकेश टिकैत जी के साथ वहाँ पर जबरदस्ती आंदोलन को हटाने के लिए दबाव बनाकर और भाजपा के विधायक गुंडों को लेकर किसानों के साथ मारपीट करने का प्रयास उन्होंने किया, उसको लेकर आज पूरा ये जन आंदोलन खड़ा हो चुका है। इसको लेकर आज लिब्बरहेड़ी गांव में सभी किसान संगठनों ने अभी मीटिंग अपनी की, और 3 तारीख को गुड़ मंडी मंगलौर में 11 बजे हरिद्वार जिले के समस्त किसानों को लेकर एक महापंचायत की जाएगी, और उसमें अगला जो भी रणनीति होगी उसमें उसका खुलासा किया जाएगा। पौड़ी में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी है और भारी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर यहां पे अपनी आवाज को बुलंद किया गया। प्रमोद कुमार शाह ने लालकुआ के पुलिस क्षेत्राधिकारी के रूप में पद संभाल लिया है। उन्होंने कहा कि जन अपेक्षाओं के अनुरूप और जन सहयोग पुलिस के रूप में कार्य करते हुए शहर को क्राइम मुक्त करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उत्तराखंड पुलिस की जो शीर्ष प्राथमिकता है वो है जन अपेक्षा के अनुरूप जन सहयोग से पुलिसिंग। यानी इस क्षेत्र की जो प्राथमिकताएं समय के साथ बदल रही हैं, मुख्य रूप से नशा, यातायात और इन सब कामों को जनता के सहयोग से किस तरीके से प्रभावी रूप से इसमें नियंत्रण पाया जाए और पुलिस एक सच्चे रूप से सहयोगी की भूमिका में कैसे स्थापित हो, इन सब में ही काम करने की पहली प्राथमिकता है। और बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक 2022 को लेकर तैयारियां तेज हैं। जोशीमठ में इंडियन स्की फेडरेशन की भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। गुलमर्ग, हस्तबाज और ओली में शीतकालीन खेलों में प्रतिभाग कर रहे खिलाड़ी खुद को तैयार करने में जुटे हैं। रुद्रपुर में नौकरी न मिलने से आहत बीएससी छात्र ने डैम में कूदकर आत्महत्या कर ली, जहां पुलिस ने डैम से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों के मुताबिक सूरज नाम का शख्स बीएससी पास आउट था, लेकिन नौकरी ना मिलने के चलते तनाव में था। देखिए, इसने ना तो किसी का दबाव है इसके ऊपर, ना कोई इसको परेशानी है। ये जो इसने किया है अपने पढ़ाई के उसमें किया है, और घर वालों से उससे कोई बात नहीं हुई। अगर हुई भी होगी तो माँ ने सिर्फ माँ से काम के लिए कहा होगा उससे, और कोई लड़ाई ना किसी ने सुना है और ना हुई है इसकी लड़ाई। कैसे पता कैसे चला आप लोगों को? हमें पता चला वहाँ से, जब संजय को अपने दोस्त को ने फ़ोन किया कि संजय भाई, भैया मैं ऐसा है गुलर भोज में हूँ और आखिरी बार फ़ोन कर रहा हूँ। फ़ोन काट दिया है। उसके बाद वो रिपीट मारता रहा है, तब उसके बाद में बताया है, तब हमको पता चला और हम चौकी से संपर्क करके वहाँ पहुँचे। रुड़की के मंगलोर सीओ अभय सिंह वैसे तो अपराधियों पर नकेल कसने में चर्चाओं में रहते हैं, पर इस बार उन्होंने प्रदेश पुलिस का गर्व से सर ऊंचा कर दिया। सीओ अभय सिंह के जरिए मेडिकल पर की गई छापेमारी की कार्रवाई के बाद ड्रग माफियाओं में हड़कंप मच गया है। तो ड्रग माफियाओं के खिलाफ, नशे के खिलाफ लगातार यह अभियान जारी है, जिसमें पुलिस को कई जगह कामयाबी भी मिल रही है और कई तस्कर जो हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।